कक्षा 12वीं भौतिकी और अध्याय पहला है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इससे पहले हम पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आज हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, आप वहां जा करके अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम पढ़े हैं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये आज हमको पढ़ना है। तो ये व्यंजक निकालने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात है, आपको पता होना चाहिए वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव क्या है पढ़ चुके हैं। यदि समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों तब उस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। दूसरी बात, यह निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है। और तीसरी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिल करके बना है और इन आवेशों के बीच की दूरी है 2l। ये जो आवेशों के बीच की दूरी है उसी को हम द्विध्रुव लंबाई भी कहते हैं। तो ए बी हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिल करके बना है। अब हम देखते हैं यह निरक्षीय स्थिति क्या होता है। निरक्षीय स्थिति, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो, लंबार्धक पर, इसका लंबार्धक हम लेंगे, ये हो जाएगा उसका लंबार्धक। तो मान लो ये बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये बिंदु कहां पर है, तो वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर है। लंबार्धक पर, लंबार्धक। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो तो उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति, या निरक्षीय स्थिति को ही हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति। तो पहले हम देख लिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उसके बाद हम देख लिए निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। निरक्षीय स्थिति मतलब जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित हो तब उसको हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है और इससे पहले हम पढ़े हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, जिसका संकेत E होता है और इसका सूत्र होता है E इक्वल 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर। ये R मतलब दूरी है, R का मतलब है दूरी। तो अगर हमको वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहली बात वैद्युत द्विध्रुव, निरक्षीय स्थिति और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमको पता होना चाहिए। ये जो बिंदु P है वो मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित है। यानी कि माना कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित, R दूरी पर लंबार्धक पर स्थित, लंबार्धक पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
चूंकि हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा गया एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उस बल को हम कहते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अगर हमको बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहां पर हमको रखना पड़ेगा एकांक धन आवेश, यानी कि इस बिंदु पर क्या रखे हैं, यहां पर हम रखे हैं एकांक धन आवेश। अब इस एकांक धन आवेश पर माइनस Q भी बल लगाएगा और प्लस Q भी बल लगाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद हम निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको आप चाहो तो E1 से भी दर्शा सकते हो या फिर E प्लस Q भी लिख सकते हैं। ये केवल संकेत है। संकेत ऐसा होना चाहिए जिसको देख करके हम उसके अर्थ का अनुमान लगा लें। E प्लस Q का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान R का स्क्वायर, R मतलब दूरी, तो ये दूरी हो गया AP। तो यहां पर दूरी का स्क्वायर हो जाएगा मतलब AP का स्क्वायर। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये सदिश राशि होती है, तो दिशा किधर होगा? इससे पहले जो अच्छी स्थिति पढ़े हैं वहां पर भी हम दिशा लिखे थे। अब दिशा कैसे निकालते हैं? तो यहां पर प्लस है और P पर भी हम क्या रखे हैं? प्लस रखे हैं। तो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, मतलब ये प्रतिकर्षित करेगा, किधर धकेलेगा, मतलब दिशा किधर होगा? A से P की ओर। तो इसकी दिशा हो गया A से P की ओर। यहां पर इसको हम दर्शा सकते हैं इस प्रकार से, इस दिशा में हो गया E प्लस Q। बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये माइनस Q के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम दर्शा सकते हैं E, यहां पर लिख दो माइनस Q, और ये हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान, अब दूरी क्या हो जाएगा? तो दूरी हो जाएगा BP। तो दूरी हो गया BP का स्क्वायर। और अगर इसकी दिशा की हम बात करें तो ये माइनस है और यहां पर एकांक धन आवेश है, मतलब ये माइनस आवेश क्या करेगा? इस एकांक धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इधर खींचेगा। मतलब अब दिशा किधर हो गया? तो P से B की ओर। तो इसकी दिशा हो गई P से B की ओर। मतलब बिंदु P पर हमको एक और तीव्रता मिल गया E माइनस Q। अब ये जो बिंदु P पर तीव्रता है, दो प्रकार का तीव्रता है, E प्लस Q है और E माइनस Q है। ये जो दोनों तीव्रता हैं ये ना तो x अक्ष में है और न ही y अक्ष में। आप 11वीं में पढ़े हो सदिश, जब कोई सदिश किसी अक्ष पर नहीं रहता तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। जैसे मान लो ये जो है कोई तीव्रता है E, अगर चूंकि ये ना तो x अक्ष में है और ना ही y अक्ष में, तो इसको हम दो घटकों में विभाजित करते हैं। अगर यहां पर यह कोण थीटा बना रहा है तो थीटा की ओर जो घटक होता है वो कहलाता है E cos थीटा, क्षैतिज घटक। और कोण के विपरीत ओर जो घटक बनता है वो कहलाता है E sin थीटा। तो इसी प्रकार से ये जो E प्लस Q आवेश है इसको भी हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। E प्लस Q को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है, दो घटकों में। एक तो होगा E प्लस Q कॉस थीटा, थीटा के दिशा में, और दूसरा होगा
ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब यहां पर हम कोण बना लेते हैं। ये कोण अगर थीटा है, इसको हम थीटा मान लिए, तो ये वाला कोण भी हो जाएगा थीटा। अगर इसी को हम अलग से बनाएं, ये बिंदु P है और इस दिशा में है E प्लस क्यू। ये कोण थीटा हो गया, तो थीटा के दिशा में कहोगे मतलब इधर कौन सा घटक जाएगा, इधर घटक हो गया E प्लस क्यू कास थीटा, और इधर घटक हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। इसी प्रकार से E माइनस क्यू को भी हम दो घटकों में विभाजित कर सकते हैं। E माइनस क्यू के दो घटक, इसके दो घटक भी हो जाएंगे E माइनस क्यू कास थीटा, और दूसरा हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। अब ये जो E माइनस क्यू है उसकी दिशा इस ओर है, इस प्रकार से ये है E माइनस क्यू। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी हो जाएगा थीटा। तो थीटा की ओर लेंगे तो फिर से यहां पर एक घटक और आ गया, इसका घटक E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका दूसरा घटक इस थीटा के विपरीत ओर लोगे तो इधर आ जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। कहने का मतलब यह है कि बिंदु P पर चार प्रकार के घटक हैं, E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू कास थीटा, E माइनस क्यू कास थीटा। अगर हमको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है तो सबसे पहली बात तो ये कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा, इन दोनों का परिमाण बराबर है। चूंकि E प्लस क्यू बराबर E माइनस क्यू। पहले तो इसको समझना है कि दोनों बराबर क्यों हैं। दोनों बराबर इसलिए हैं क्योंकि बिंदु P से प्लस क्यू की दूरी और बिंदु P से माइनस क्यू की दूरी दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर इसलिए है क्योंकि दूरी बराबर है, ए पी बराबर बी पी। अब ये दोनों बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है। चूंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बराबर है और एक दूसरे के विपरीत है, बराबर और विपरीत है, यानी कि इन दोनों का परिणामी हम कहेंगे तो शून्य हो जाएगा। इसलिए E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा का परिणामी शून्य हो गया, शून्य। अब E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा बराबर हैं और एक दूसरे के जस्ट विपरीत है, तो उनका जो परिणामी हो क्या हो गया, शून्य हो गया। अब क्या बचा, E प्लस क्यू कास थीटा और E माइनस क्यू कास थीटा। देखो दोनों की दिशा एक ही ओर है, और जब सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए उन दोनों को हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता परिणामी तीव्रता E बराबर ये हो जाएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ये जो E प्लस क्यू है और E माइनस क्यू है दोनों बराबर है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E प्लस क्यू कॉस थीटा।
क्योंकि E माइनस क्यू और E प्लस क्यू बराबर हैं, मतलब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। अब अगर हमको परिणामी तीव्रता E निकालना है तो E प्लस क्यू का मान तो हमारे पास है, E प्लस क्यू का मान हमारे पास है 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर। तो ये AP का मान निकालना पड़ेगा। AP का मान कैसे निकालेंगे, तो यहां से आप देख लीजिए AP और O, यहां त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार से, समकोण त्रिभुज। ये A है, ये P है और ये है O। O से P तक की दूरी R है और OA का मान है L, और यहां पर हम कोण माने हैं थीटा। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, मतलब यहां लागू कर सकते हो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज AOP में कर्ण का वर्ग यानी कि AP का स्क्वायर, लंब का वर्ग आधार का वर्ग यानी कि R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हो गया AP स्क्वायर का मान। अर्थात AP बराबर कहेंगे तो AP बराबर आ जाएगा √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो E प्लस क्यू का मान निकालने के लिए हमको चाहिए था AP स्क्वायर, हमारे पास AP स्क्वायर आ गया। अब हम निकाल लेते हैं cos थीटा, यहीं से निकाल सकते हो। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास है L, आधार है L, और ये कर्ण AP का मान कितना आया है, इसका मान आया है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि कर्ण हो गया √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये जो cos थीटा का मान है और E प्लस क्यू का मान है उसको यहाँ पे रखना है, यानी कि परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा 2E प्लस क्यू है और E प्लस क्यू का मान 1/4πε0 Q/AP का स्क्वायर, और cos थीटा, तो cos थीटा के मान को सीधा रख सकते हो यहाँ पर। cos थीटा का मान है L/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP के मान को भी रख दीजिए 1/4πε0, ये 2QL है, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L। AP स्क्वायर का मान कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये है √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में E बराबर हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q इंटू 2L। हम पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। तो ये Q इंटू 2L है, वहां पर आ गया P। अगर हम इसको हल करें, यहाँ पर पावर 1 है और ये रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, इसका घात 1 है और इसका घात है 1/2। तो उसको सॉल्व करोगे घातांक के नियम से तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ये हो गया निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय का मतलब हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका व्यंजक आ गया 1/4πε0 P/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। अगर हम ये मान लें कि L का मान जो है R की तुलना में बहुत कम है, यदि L का मान बहुत कम है R की तुलना में, तो ये जो हमारे पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, इसको हम समतुल्य मान सकते हैं केवल आर स्क्वायर का। अब ये क्या हो जाएगा, ई निरक्षीय इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के जगह में केवल आर स्क्वायर बचेगा और होल पावर 3/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यानी कि ई निरक्षीय आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपान आर का क्यूब। तो इस प्रकार से भी हम इस व्यंजक को व्यक्त करते हैं। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि होता है, और सदिश राशि है मतलब इसमें हमको क्या बताना पड़ेगा, उसकी दिशा। इसकी दिशा किस प्रकार से प्राप्त हुई है, ये आया है इस प्रकार से, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस ओर है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। ई निरक्षीय की दिशा, ई निरक्षीय की दिशा का मतलब निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा किस प्रकार से होगी। तो ये जो ई निरक्षीय है इसकी दिशा किस प्रकार से है, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है उसके समांतर है और धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, इसको ध्यान दो, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहें तो कैसी होती है, वो होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ई निरक्षीय की जो दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होता है। विपरीत क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है, जबकि ई निरक्षीय की जो दिशा है वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर हो रहा है। तो आज हम देखें वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक।